बिहार में बहार है, वर्तमान में बहार नहीं है, बाढ़ है बिहार में, क्योंकि नेपाल से बैराज से पानी छोड़ दिया गया है और बिहार में बाढ़ है। इसी बीच हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे शहर के बहुत नामी व्यक्ति हैं जिनका नाम आज़ाद भाई है। हमारे साथ अभी आज़ाद भाई हैं। बिहार में 3-4 मुद्दा ऐसा है जो वर्तमान में बहुत हाईलाइटेड है, सर्च किया जा रहा है, हैशटैग वाला मुद्दा है, जिसमें बाढ़ का मुद्दा नया नया जुड़ा है। उससे पहले ज़मीन सर्वे का मामला जुड़ा हुआ था। ज़मीन सर्वे से पूरा बिहार डगमगाया हुआ था और बाढ़ आ गया। उससे भी पहले बिहार में बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा चल रहा था, और उससे पहले और उसके बाद में बिहार में राजनीति को लेकर चर्चा चल रहा था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के मुलाकात पर चर्चा हो रही थी। आज हम लोग इसी विषय पर बहुत सारा चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक छत पर खड़े हैं, पीछे हरियाली आप लोग देख सकते हैं। तो इसी हरियाली को मद्देनज़र रखते हुए हरा भरा सवाल किया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो है अभी बाढ़ है, और बाढ़ नेपाल की वजह से है। बिहार में बाढ़ हमेशा से आता रहा है, लेकिन बिहार में बारिश कम होता है। बिहार का अपना पानी कम है, दूसरे देश का पानी है। नेपाल दूसरा देश है और यह इंटरनेशनल मामला है, और इस मामले पर हमारे बिहार के नेताओं को भी और देश के नेताओं को भी चर्चा करने की ज़रूरत है, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो आज़ाद भाई है हमारे साथ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो कैसे है आज़ाद भाई आप? सब बढ़िया है, सब दुआ आप लोगों का आशीर्वाद। बिहार में बाढ़ है। बाढ़ तो है ही। हाँ, बाढ़ है। तो आप इस बाढ़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार में, हमारे बिहार का बरसात का पानी तो नहीं है, नेपाल छोड़ दे रहा है पानी। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? नेपाल आखिर क्यों छोड़ता है पानी? अरे भाई, बिहार में तो बहार है और बाढ़ है ही। और ये तो बाढ़ आज नया नहीं है। बाढ़ तो हर बारिश में लगातार है। बिहार में बारिश हो या ना हो, लेकिन बिहार में बाढ़ आना तय है। तो भैया, गरीब के लिए चूड़ा मीठा, हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार का हवाई जहाज का खर्चा कहाँ से निकलेगा भैया? बाढ़ आएगा तब ना पार्टी का पैसा निकलेगा, सरकार का पैसा निकलेगा। गरीब तो रोड पे जाएगा, गरीब बाढ़ के किनारा जाएगा, गरीब मरेगा, गरीब का घर टूटेगा, गरीब के बाल बच्चा भूखे मरेगा, गरीब के गाय भैंसी पटरू सब मुर्गी नदी में दहा जाएगा। सरकार को क्या आएगा? आपदा राहत में करोड़ों खजाना चलाएगा। कभी किसी स्टेट के द्वारा दान दिया जाएगा, कभी किसी स्टेट के द्वारा आपदा में पैसा आएगा, तो भरमार नीतीश कुमार खजाना भर जाएगा सरकार का। तो क्या बाहर है? बाहर तो है, सरकार का बाहर है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपदा ही अवसर है बिहार में। आपदा ही अवसर है, लूटने का अवसर है। सुन लीजिए, आपदा ही अवसर है बिहार में। यानी कहने का मतलब यह है कि बिहार में जो आपदा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए हर साल उठाया जाता है, इसको आपदा मत कहिए, इसको अवसर कहिए। यही ना है? यही अवसर है। अच्छा, तो ये अवसर है। आप समझ लीजिए कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई नेता आपको चर्चा करते हुए नहीं मिलेगा। आज वर्तमान में खान सर का एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें खान सर यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी दूसरे देश में समंदर के पानी को रोका गया है, समंदर के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। पूरा का पूरा शहर समंदर में बसा हुआ था और आज वह खुशहाल शहर है, कभी बाढ़ नहीं आता है। तो समंदर से ज़्यादा पानी तो नदी के पास नहीं है, तो ज़्यादा पानी तो समंदर के पास है। तो जब समंदर के पानी को रोका जा सकता है, समंदर के पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, तो बिहार में जो बाढ़ आता है हर साल, इसको काहे नहीं डाइवर्ट किया जा सकता है? इसको काहे नहीं रोका जा सकता है? यह सब किया जा सकता है। जैसा कि खान सर के वीडियो में यह वायरल हो रहा है, वह बता रहे हैं कि वो किसी दिन किसी बड़े लोगों के बीच में बैठे हुए थे और वहाँ यह प्रस्ताव रखने गए थे कि बिहार में बाढ़ के पानी को कैसे रोका जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि यह सब हमको मालूम है कि कैसे रोका जाए, अगर रोक देंगे तो आपदा में अवसर कैसे मिलेगा? ढेउआ पैसा जो हजारों करोड़ रुपए उठाया जाता है, लूटा जाता है, वो कैसे लुटाई होगा? तो यही सब बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच में जो है आज़ाद भाई चर्चा कर रहे हैं। और बताइए, और किस तरह से देखते हैं? बिहार का लाखों लोग आज बेघर हो गया हुआ है। हर साल बिहार में कम से कम 10-12 जिला में बाढ़ आ ही जाता है। और इस बार जिस तरह का मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है कि नेपाल का जितना भी बैराज का जो फाटक है वो सब खोल दिया गया, यानी 50-60 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर अवसर का समय है नेताओं के लिए? नेताओं के अवसर का समय है। 15 साल से हमारे चाचा का सरकार है और बिहार में ही बहार है। कहते हैं ना, 15 साल चाचा आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। यही तो है उनके सरकार में। क्योंकि अगर ये बाढ़ को निश्चित रूप से रोका जा सकता है, अगर सरकार इस पर रोड मैप तैयार करके चाहे तो।
क्योंकि जब बाढ़ आता है सरकार को नजर आता है किस तरफ पानी को छोड़ा जाए, नदी किधर है, नहर किधर है। भाई ये समुद्र का पानी तो नहीं है ना, दूसरे कंट्री का पानी है। दूसरे देश जो का बिहार में इस बार वर्षा हुआ ही नहीं है। वर्षा नहीं हुआ, एग्जाम्पल फसल देखिए खराब ना, हो गया फसल खराब हो गया। इस चंपारण में, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये नरकटियागंज, ये आप इस तरफ आइए तो बारिश बिल्कुल नहीं है। सिवान गोपालगंज बारिश नहीं हुआ, सीतामढ़ी बारिश है ही नहीं, बारिश नहीं हुआ। लेकिन बाढ़ क्यों है भैया कोसी में, बाढ़ क्यों है बिहार के अंदर राज्यों में? ये कारनामा है सरकार का कि जो खाई के तरफ, जो गढ़ाई के तरफ जिले हैं, उस तरफ का बैराज को टेंडर के प्रक्रिया से खोला जाता है, सरकारी खजाना को भरने के लिए खोला जाता है कि भैया जो बिहार में बाढ़ आएगा तो चाचा का बाहर आएगा, नीतीश जी का बाहर आएगा। तो उससे पहले भी तो बाढ़ आता रहा है, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले जिनकी सरकार रही है, सरकार तो रही है, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, लेकिन यहाँ बात है गरीब बेघर हो रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, युवा जो पढ़ने वाले हैं, जो देश को चलाना चाहते हैं, वैसे लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब है, घर से बेघर भूखे मर रहे हैं लोग। तो ये बदलना चाहिए था दिशा क्यों नहीं बदला 20 सालों में बिहार से? क्योंकि ये आज का नौजवान नहीं पूछेगा तो पूछेगा कब? ये सवाल हमारे आने वाले हर सरकार से है कि आखिर बिहार को बाढ़ से निजात कैसे मिलेगा। नहीं, ये जरूरी है। देखिए, बिहार में बाढ़ आ जा रहा है और हर साल बाढ़ आ रहा है, और सोचने वाली बात है, बहुत चिंता का विषय है। बिना बारिश का बाढ़ है, यानी बिहार का अपना पानी नहीं है। अगर कुदरत का कहर है तो बिहार पे बरसेगा, डायरेक्ट बरसेगा। ये कुदरत का कहर नहीं है, यह कहर जबरदस्ती डाला गया है बिहार के अंदर में नेपाल के द्वारा, और नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मर्जी से खोल देगा। इसमें बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आजाद भाई ने कहा कि मीटिंग किया जाता है, इसमें पहले भी प्लान किया जाता है कि कितना पानी छोड़ना है, किस तरफ छोड़ना है। मुमताज भाई, कहना ये भी सरकार को, क्या सरकार के सर्वे लिस्ट में पता भी है कि नदी का धारा वो डायरेक्ट कटता है, जो नहर होते हुए खेत खलियान में भी होते हुए। आज देखिएगा तो चंपारण का पूरा नहर खाली है, इस एरिया के जो खेती वाली नहर है उसमें पानी क्यों नहीं है? नहीं है, पानी सुखा है कहीं नहीं खेती वा किसी ने अगर बाढ़ से पहले ही उस पानी को डाइवर्ट कर दिया था नहर की तरफ, नदी के तरफ, पोखरे की तरफ, तो किसान उससे खेती करता, पानी 50% पानी किसान खेतों में चला हो गया होता और पानी का मात्रा कम हो गया होता। तो आज नहर के नाम पर भी यहाँ घोटाला है। नहर करोड़ों रुपए लगा के नहर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन नहर में आज भी पानी नहीं मिलेगा आपको। पहली बात तो यह है कि बिहार में नहर की भी कमी है। नहर थोड़ा बड़ा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा नहर नहीं है। बड़े बड़े डैम बनाने की ज़रूरत है। पानी को पहले स्टोर किया जाए, उसके बाद नहर द्वारा उसको एग्जिट किया जाए, भेजा जाए जहाँ जहाँ खेतों में ज़रूरत है। आज बिहार हर साल आधा बिहार में बाढ़ में दहा जाता है और आधा सुखाड़ में रहता है। हालांकि सुखाड़ घोषित नहीं किया जाता है ताकि किसान को रुपया पैसा देना पड़ जाएगा, इसलिए सुखाड़ घोषित नहीं किया जाता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है, और पिछले जो गुजर गया बिहार में उसकी भी स्थिति यही रही है कि आधा बिहार डूबा है और आधा बिहार में बरसात ही नहीं है, पानी ही नहीं है। तो अगर बड़े बड़े केनाल बनाए जाए, बड़े बड़े डैम बनाए जाए, बड़े बड़े तालाब बनाए जाए, तो यकीनन बिहार में अगर पानी नेपाल छोड़ता भी है तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नेपाल पानी छोड़ दिया तो बिहार दहा गया और हमेशा दहाता ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका उपाय है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर कब सोचती है, कब विचार करती है। दूसरा जो बात था, जो जमीन सर्वे को लेकर था, अभी बिहार में बाढ़ आ गया है, तो आप जमीन सर्वे को कैसे देखते हैं? भैया तो अमानत को नीतीश कुमार को भेजिए कड़ी लेके पानी में जमीन नापी करने के लिए, खोजने के लिए किसका जमीन किधर है, पहले तो खोज के निकाल दे हेलीकॉप्टर से। ठीक है, हेलीकॉप्टर से खोजेंगे नहीं, बाढ़ आ गया है, बरसात में नहीं होगा जमीन सर्वे, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जमीन सर्वे तो सही है, जमीन सर्वे में कोई गलती नहीं है, जमीन सर्वे होना चाहिए। सारा दुनिया जब डिजिटल हो गया है तो जमीन भी डिजिटल होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई आपत्ति है? सारा डिजिटल होने के बाद नीतीश कुमार के सरकार में जो राजस्व का पदाधिकारी है, जो रजिस्ट्रार है, आपके परदादा का जमीन है और आप अपना जमीन बेच देते हैं, पूरा का पूरा बेच देते हैं परदादा जमीन, आपका पट्टेदार भी जाता है उसी जमीन को बेच देता है। यहाँ तो कमाने का साधन है भैया, जरिया ना है नीतीश कुमार को। ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी के नियत पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो अधिकारी पदाधिकारी, सीओ कर्मचारी, DCLR है, जो बड़ा बाबू हैं, जो सर्वेक्षण करते हैं जमीन का, जमीन खरीद बिक्री के समय में, वह करप्ट हैं।
इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, यह सब जानते हैं, सब गांव-गांव की कहानी एक जैसी है। बिहार में करप्ट अफसरों की कोई कमी नहीं है। एक ज़मीन को कई बार हुआ है कि दो लोग बेचे हैं, दो लोग खरीद भी लेते हैं, दबंगई भी दिखाते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं। तो यह सब बिहार में होता है। इसी बीच नीतीश कुमार जी का फैसला कि ज़मीन सर्वे होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, यह भी फैसला सही है। लेकिन जिन लोगों को भेजा गया है सर्वे करने के लिए, वह अगर करप्ट हो, अगर पैसा लेकर काम करेंगे, तो किस तरह से ज़मीन सर्वे हो पाएगा, बताइए। करप्शन में भैया पूरा वंशावली बनाने का जो अधिकार है पंचायत प्रतिनिधि को दे दिया गया, अच्छी बात है इस चीज़ को। लेकिन उस वंशावली में कितना पारदर्शिता होता है, इसको नीतीश कुमार को, सरकार को कानून बनाकर पारित करना पड़ेगा। किसी तरह का बार्गेनिंग होता है वंशावली बनाने में, परिवार के एक भी सदस्य छूट जाता है तो उसको रद्द करने का ऑन द स्पॉट होना चाहिए आपत्ति में, क्योंकि वंशावली में ही सारा गड़बड़ी पाया जाएगा। तो निचले स्तर को मजबूत करने के लिए ऑन द स्पॉट अगर किसी तरह का कंप्लेन जाता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का 90 दिन का समय हो, दावा आपत्ति का, उस आपत्ति में खारिज करना पड़ेगा, तभी जाकर वंशावली के आधार पर ही किसी को हिस्सा मिल सकता है या अपनी ज़मीन पर दावा कर सकता है। बिल्कुल सही सही बोले आज़ाद भाई। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वंशावली बहुत ज़रूरी होता है और वंशावली बिना आपका बंटवारा संभव नहीं है। और कोर्ट कचहरी तो जानता नहीं है कि आप कितने लोग हैं, इसलिए सरपंच को जिम्मेदारी दिया गया है, मुखिया को पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दिया गया था। हालांकि वह जिम्मेदारी अभी शायद है कि नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप सादा कागज़ पर भी लिख कर दे देते हैं तो आपका ज़मीन सर्वे कर दिया जाएगा। जहाँ तक यह बात बहुत गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आज के समय में हर कोई लालची हो चुका है। पट्टीदार ज़्यादातर ज़मीन का कागज़ रखे हुए है, एक पट्टीदार को देता नहीं है। एक पट्टीदार अगर ज़मीन बेच दिया, अगर उससे आप साइन कराना चाहिएगा तो साइन करेगा नहीं। तो सारा खेल यहाँ वंशावली पर ही निर्धारित है। इसलिए वंशावली अगर सही से बनेगा तो ज़मीन का बंटवारा सही से होगा, और अगर बंटवारा सही से होगा तो ज़मीन सर्वे सही से होगा। और अगर वंशावली गलत बन जाएगा तो बंटवारा गलत होगा, और बंटवारा गलत होगा तो ज़मीन सर्वे गलत हो जाएगा। एक बात बोलना चाहेंगे सरकार को, जिस तरह सरकार सरकारी पैसे का एक डाटा तैयार करके पंचायत भवन के दीवार पे लिख दिया जाता है, तो वैसे ही पारदर्शिता बढ़ते हुए सरकार को प्रत्येक परिवार का नोटिस एक पंचायत भवन पर सार्वजनिक रूप से किया जाए। किस परिवार में किसका वंशावली है, सार्वजनिक रूप से होगा तो दावा आपत्ति में सरकार को एक सुविधा मिलेगी। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार अगर चाहती तो जितने भी मुखिया है, आज जो लोग दौड़ रहे हैं प्रखंड कार्यालय में अपना कागज़ के लिए, ज़मीन के कागज़ के लिए ऑनलाइन इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो सरकार अगर चाहती तो जितने भी पंचायत के मुखिया है, उन मुखिया को मौजा के हिसाब से उनके गाँव का जितना भी खतियान है, उनके पंचायत का जितना भी खतियान है, बाई पोस्ट अगर मुखिया को भेज दिया जाता और मुखिया को यह आदेश दिया जाता कि इसका 5-5 कॉपी आप जेरोक्स कराकर और जितने भी पट्टीदार है सबको एक एक कॉपी दे दीजिए, तो यह काम एकदम आसानी से हो जाता, क्योंकि सब पट्टीदार के पास कागज हो जाता ज़मीन का। और जब कागज हो जाता तो यह समझ में आता कि किसका ज़मीन कितना है और कितना निकल रहा है। उसी वक्त जब लोग अपना खतियान लेने आते, अपने ज़मीन का कागज लेने आते, उसी वक्त एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता जिस पर उसको अपना ब्यौरा देना होता कि उसके पट्टीदार में कितने लोग हैं, कितने लोग उसके वंशज हैं, और उसी वक्त हाथों हाथ वंशावली बना कर दिया जाता। एक टोकन सिस्टम रखा जाता जिस टोकन में नंबर आता। तो अगर सरकार चाहती तो इस तरह से कर सकती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सरकार अगर बिहार में चाहती है तो मास्टर साहब को दारू खोजने भेज सकती है, मास्टर साहब को टॉयलेट खोजने भेज सकती है, तो मास्टर साहब को यह सुनिश्चित करने भी भेज सकती है कि किसका खतियान किसके नाम से है, किसका पट्टीदार कौन है और कौन नहीं है। यह सब भी हो सकता था। खैर मास्टर साहब के पास बहुत काम है, इसलिए मास्टर साहब को छोड़िए, लेकिन मुखिया जी को कर सकते थे। पंचायत जो सचिव होते हैं उनका भी काम हो सकता था। समिति सरपंच वार्ड के पास भी बहुत सारा समय रहता है, वह भी ये काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर बिहार में बाढ़ आ गई तो ज़मीन सर्वे रुक गया। बिजली स्मार्ट मीटर को पर बात करते हैं। बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे कि समय बहुत कम है, इसलिए बिजली जो स्मार्ट मीटर पर जो बवाल मचा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं आज़ाद भाई? भैया बवाल तो मचा हुआ है, जैसे पानी चढ़ता है ना बूंदे बूंदे, सिरिंज से सुई खून निकाला जाता है सिरिंज से, वही हाल हो गया है बिजली का। अभी रिचार्ज करिए 500 का, घरे आइएगा तो रिचार्ज खत्म।
अच्छा, हाँ। सिरिंज के जैसे खून खिंचाता खून है। खिंचा रहा, सिरिंज जैसे खींच रहा है। अच्छा। कंपनी के द्वारा। यानी पूरी तरह से करप्शन है पूरा बिजली विभाग करप्शन है में। बिजली विभाग में भैया, पूरा करप्शन है। पूरा करप्शन है बिजली विभाग में। बिजली विभाग का सिस्टम आप देख लीजिए, अगर आपको आज मीटर लगाना है, आज ऑनलाइन करिएगा तो 3 महीना 4 महीना भैया, दौड़ते रह उससे जाइए। अच्छा तो जियो का रिचार्ज है भैया, कम से 299 तो 1.5 GB डाटा तो देता है रोज हमको। 1 महीना चलता भी चलता ना है। है। खैर ऐसा प्लान करना चाहिए सरकार को। अगर इस तरह का दिक्कत आ रहा है, बहुत सारा वीडियो आप देखिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे गांव में ऐसे हैं जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिया गया है। अगर स्मार्ट मीटर में स्मार्ट तरीके से पैसा रिचार्ज कराया जाता है तो उसी स्मार्ट मीटर में स्मार्ट तरीके से पैसा काट भी लिया जा रहा है। और जब लोग आवेदन लेकर जाते हैं, अपना कंप्लेन करने, जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं पावर हाउस में, तो वहाँ स्मार्ट तरीके से जवाब उनको नहीं दिया जाता है। यह बहुत चिंता का विषय है। स्मार्ट तरीके से अगर स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो स्मार्ट रिचार्ज मंथली प्लान रखना चाहिए। मंथली प्लान जैसे कि मोबाइल का प्लान होता है, उस तरह से आप मंथली प्लान करिए। 600, 800, 400 का तो आदमी को समझ में आएगा। आज रिचार्ज करवा रहा है और सुबह में खत्म हो जा रहा है, ऐसा बहुत सारा कंप्लेन है। बिहार सरकार को इस पर बैठकर और सोचने का जरूरी है। इसलिए सोचना जरूरी है, जमीन सर्वे, उसके बाद बिहार में बाढ़, उसके बाद बिजली विभाग का जो मामला चल रहा है बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर, यह 3-4 मामला ऐसा है जो सरकार उलट फेर हो सकता है। सरकार गिर सकती है और नई सरकार बन सकती है। इसलिए सरकार से यह नम्र निवेदन है कि इस पर सोचे, इस पर विचार करिए। पूरे बिहार का मामला है। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, बहुत जल्द फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे नए एक मेहमान के साथ। धन्यवाद।